सभी प्यारे बच्चों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ में जो हमारा आज का विषय है वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र अर्थात 2017 का प्रश्न पत्र है। 2016 का प्रश्न पत्र कराया जा चुका है, आज 2017 का हम कराएंगे। और इसके पहले हाँ, 18, 19, 22 इन सब का हो गया है। 18 का भी हो गया है, 19 का हो गया है और 22 का भी हो गया है ना। 18, 19 और 22 इन सब का कराया जा चुका है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, राजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है मैथ का। आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, प्रश्न पत्र 2017 की बात करते हैं। 2017 में क्या चीजें दी हुई हैं। ठीक है, और आपको बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी प्रश्न पत्र कराए जा रहे हैं आप सभी प्रश्न पत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 1 से 2 बार उसको, 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। और ये भी बताया गया है कि जो आपकी सीरीज है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो सीरीज, अगर इस समय आप सीरीज पढ़ रहे हैं तो एक सीरीज को यानी एक सब्जेक्ट की सीरीज को, जैसे मैथ का है तो कम से कम आप 3 बार तो अवश्य लगा लीजिए। जब 3 बार लगाएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल फिट बैठ जाएगी और कहीं से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे बाल विकास हो, कोई भी हो, 2 से 3 बार अवश्य लगाइए। अभी आपके पास समय है, ये चीज आप कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका ज्यादा है, लेकिन समय अभी है जो आप कर सकते हैं। अगर अभी से आप नहीं लगेंगे तो धीरे धीरे आपका समय व्यतीत हो जाएगा और लास्ट टाइम में प्रेशर इतना होता है कि कुछ अच्छा काम नहीं हो पाता है। तो कम से कम आप अभी एक बार सारे सीरीज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। उसका समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, यानी एग्जाम जब आपका नजदीक आ जाएगा, तब तक आप उसको तीसरी बार भी रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपके आसानी से बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपका पेपर ही है, 2017 का ये पेपर ही है। जो ये पीडीएफ बनाया गया ये आपका पेपर ही है, जो पेपर आया हुआ था सेम वही पेपर है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है और इस तरीके से आपका पेपर होता है। जो आपको आगामी जो आप पेपर देंगे उसमें इसी तरीके का मिलेगा। प्रश्न के सीक्वेंस बदले जा हो सकते हैं, प्रश्न बदला हो सकता है। ठीक, लेकिन आपका जो पैटर्न होगा पेपर का वो इसी तरीके से होता है। पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहता है, तो इसमें पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी कोई भी पेपर आप नहीं दिए होंगे, इसलिए आपके लिए नया है। और देख लीजिए इसी तरीके से प्रश्न पत्र बनता है। चलिए हम लोग बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है कि 8,365 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये सब आप कक्षा 5, 6, 7 में पढ़ लेते होंगे। 8,365 इसमें कह रहा है 3 का स्थानीय मान। चलिए 3 का हम स्थानीय मान निकाल देते हैं। यहाँ 3 करेंगे, इंटू 1 लिखेंगे, उसके बाद जितना उसके पहले अंक रहेगा उतना हम जीरो बढ़ाएंगे। 1 और 2, कितना अंक है 2, तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो 100 में जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कहेंगे कितना होगा सर, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ब सही है। ठीक है, 8,365 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 300 होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दूसरा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। सारे प्रश्न पढ़ाए जा चुके हैं, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हम केवल वही प्रश्न कराए हैं। एक आपका बहुविकल्पी का मिल गया है, एक अतिलघु उत्तरी का मिल गया है। बहुविकल्पी में वही प्रश्न पर कराया गया है जो प्रश्न पूछा गया है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे ना तो एक भी बहुविकल्पी आपसे छूटने वाला नहीं है। और अतिलघु उत्तरी प्रश्न भी पढ़ा दिया गया है। अगर दोस्तों आप नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज आप वहां से जाके पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आ करके प्रश्न पत्र को हल करिए और उसके बाद बताइए कि क्या कहीं दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल नहीं होगी, श्योर है कि आप नहीं होगा।
वहां से अगर वो पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला कह रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कह रहा है कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे का उल्टा है। तो 1/3 3/9 ये तो है ही नहीं। 1/5 5/10 ये भी नहीं है। 5/6 6/5 हाँ यही वाला है, ये 5/6। अब ये हर अंश बन गया और अंश जो इसका था ये नीचे हर बन गया। यही क्या है, अपोजिट है। और इसकी बात करेंगे तो 4 1 का 4 4 दूनी 8 यानी 1/2 और 1/2 ये तो सेम हो गया। अपोजिट कहाँ से है? ये भी 5 1 का 5 5 दूनी 10 ये 1/5 है और 1/2 है। तो इसमें जो अपोजिट पूछ रहा है वो है स वाला ऑप्शन, 5/6 व 6/5 है। यही ऑप्शन आपका अपोजिट है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है 2.4 में 0.5 का मान बताइए, यानी जो 2.4 इंटू 0.5 का गुणा करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2.4 का हम मल्टीप्लाई कराते हैं 0.5। तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 2 12। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे दशमलव है, तो कितना हो गया 1.2। कितना हो गया 1.20। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1.20, यही सही है। चौथा सवाल कर रहा है 5x + 7x - 3। क्या कह रहा है? 5x + 7x - 3 इसी को हल करना है। तो कुछ भी तो नहीं करना है भाई, केवल आप कोष्टक को खोल दीजिए और कोष्टक के पहले अगर धन का चिन्ह है तो कोष्टक खोलने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह होता तो कोष्टक खोलने पर उसके अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते? बदल जाते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे? 7x और माइनस क्या कर देंगे? 3। 7 5, आप कहेंगे सर 7 5 12 होता है और -3। क्या ये ऑप्शन देखिए चेक करिए कहीं मिल रहा है? तो हाँ, 12x - 3 ऑप्शन स सही है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से बृहत कोण है। ठीक है, बृहत कोण का मतलब जो सबसे बड़ा कोण हो वही आपका बृहत कोण हो जाएगा। तो 135 दिया है, 88 दिया है, 180 दिया है और 305 दिया है। तो आप इतना तो देख के बता सकते हैं ना कि इस चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कोण कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 305 डिग्री है। 270 से अधिक और 360 से कम के कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। ठीक। तो ये 305, ये है 270 से अधिक है और 360 से कम है। तो निम्नलिखित में से बृहत कोण कौन है? तो आप बता सकते हैं कि बृहत कोण 305 डिग्री होगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? स वाला सही होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, यानी आपको 5 नंबर फिक्स मिल गए। इसमें कहीं से कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लिखना उखना नहीं रहता है। इसमें सीधा सीधा ऑप्शन लगाना होता है। अगर आपका ऑप्शन गलत तो नंबर कटेगा, अगर ऑप्शन नहीं गलत है तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 15 अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। कह रहा है 15 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 15 ऐसी संख्या बताइए जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो। तो पहली बात तो ये 1 से कटेगा, है ना? उसके बाद 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से कटेगा और उसके बाद किससे कटेगा? 5 से कटेगा। और किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होगा 1 होगा, 3 होगा और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। 15 का अभाज्य गुणनखंड 1 3 और 5 हो जाएगा। 1 नंबर का ये प्रश्न है। तो इतना ही लिखना है। आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 का कि 15 के अभाज्य गुणनखंड 1 3 और 5 है। बस इतना लिखना होगा। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़े। तो मान लीजिए कि x माइनस वाई में हम a जोड़ते हैं। a जोड़ने पर योगफल कितना हो जाए? 2x प्लस वाई, यानी x माइनस वाई प्लस a इजकल टू 2x प्लस वाई हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे? सातवां नंबर, आइए यहाँ पे लगा देते हैं सातवां नंबर सवाल। 7 नंबर कह रहा है एक्स माइनस वाई में क्या जोड़े। तो एक्स माइनस वाई में हम मान लेते हैं कि हम क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? प्लस ए जोड़ देते हैं। जब ए जोड़ देते हैं तो योगफल कितना आ जाता है दोस्तों? योगफल बता रहा है ए कितना हो जा रहा है? 2x और प्लस क्या हो जा रहा है? वाई हो जा रहा है। यही कह रहा था कि एक्स माइनस वाई में क्या जोड़े।
तो x माइनस वाई में हम क्या जोड़ देंगे, a जोड़ देने पर हमारा जो योगफल प्राप्त होगा वो 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां से हमें a का मान निकालना होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2x और प्लस वाई, और इधर से जब पंक्षांतर करेंगे, x इधर आएगा तो उधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और y इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। चलिए अगला, ये 2x में से एक x घट जाएगा। हाँ, जब घट जाएगा तो कितना आएगा, x आ जाएगा, और y क्या हो जाएगा, y जुड़ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x प्लस 2y। कितनी आ गई, x प्लस 2y। तो वही चीज कर रहा था, क्या जोड़े, तो क्या जोड़े, x प्लस 2y जोड़ने पर, जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा, योगफल, योग 2x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी x माइनस वाई में x प्लस 2y जोड़ने पर योग कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसा चतुर्भुज बनेगा, ये वर्ग, वर्गाकार यानी वर्ग बन जाएगा। तो चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग बन जाएगा। और जब चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, तो जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये 90 डिग्री डिग्री के कोण हो जाएंगे। वो कंडीशन कर भी रहा है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कह रहा था कैसा चतुर्भुज बनेगा, तो ऐसे चतुर्भुज क्या कहते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते, क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ठीक, चलिए ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आइए, नौवां प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का म से 16 तथा उनका गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6400 है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला बताया गया है 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर फार्मूला क्या बताया गया है, सवाल यही कह रहा है कि म से 16 उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसा ज्ञात कीजिए। पहला पद गुणित दूसरा पद और लसा गुणित म से। पहला या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस, ये फार्मूला है। और आपको ये भी बता दिया गया है कि हर साल इससे एक प्रश्न आता है, और बस केवल इतना ही रहता है, फार्मूला आपका इतना ही है, यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी वही प्रश्न रिपीट कर जाता है। इसलिए कुछ सवाल ऐसे हैं आपके लिए जो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो उसको विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। बस केवल कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, बाकी सवाल में घुमाएगा फिराएगा, थोड़ा बहुत अंक परिवर्तन करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस कॉन्सेप्ट उसका जो है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो सवाल 100% आ जाएगा।
तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 6400 दिया है। म से 16 है, तो इन दोनों का जो दिया है वो कितना दिया है? 6400 दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और बराबर म से 16 दिया है, तो लसा पूछ रहा है, तो लसा बराबर लसा इंटू 16 हो जाएगा। तो यहां से हम लसा निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, बिल्कुल। तो लसा ये क्या हो जाएगा? 6400 बटा कितना? 16, भाग देंगे 16 चौका 64, यानी लसा कितना आ गया? 400 आ गया। लसा कितना हो गया? लसा बराबर 400 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, है ना? क्या हो गया? यही उत्तर हो गया। चलिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। हम बार बार आपको बताए हैं कि जो उत्तरवर्ती होती है, चाहे उत्तरवर्ती पूछे, चाहे अनुवर्ती पूछे, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती, ये सब सारी चीजें एक हैं। ये एक है का मतलब उत्तरवर्ती मतलब एक संख्या आगे, तो इसमें प्लस एक जुड़ा रहता है। अगर कहीं पूर्ववर्ती पूछ रहा है, पूर्ववर्ती कह रहा है, तो जो संख्या दिया हो उससे -1 कर देते हैं हम। ठीक, ये पूर्ववर्ती का कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लीजिए। प्रश्न कौन है? 10। प्रश्न नंबर 10 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना? 999। अब 999 में इसका उत्तरवर्ती पूछ रहा है, उत्तरवर्ती किसका? 999 का उत्तरवर्ती बराबर कितना हो जाएगा? 999 में एक हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर 1000 आ जाएगा। ठीक, यही उत्तर होगा। ठीक है, 1000 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। कितना? प्रश्न नंबर कौन सा? 10 है। 0.085 को प्रतिशत में बदलने पर हम एक बताए हैं आपको, अगर संख्या है और उसको परिवर्तित करना है प्रतिशत में, इसमें परिवर्तित करना है। संख्या दिया हुआ है और उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, तो इसमें 100 का क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। और अगर प्रतिशत में दिया हुआ है और उसको संख्या में लाना है, तो इसमें क्या करना होता है? 100 का क्या कर देना होता है? भाग कर देना होता है ना? जैसे आपको बताएं, अगर 5% दिया हुआ है, इसको संख्या में बदलनी है, कर इसको भिन्न में बदलिए, संख्या में बदल दीजिए, प्रतिशत हटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे? 5 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे, भाग में 100 लगा देंगे, वही चीज हो गया। ठीक है। और अगर लिखा है 5 लिखा है और कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलिए, तो 100 से गुणा कर देंगे आप, है ना? 100 से गुणा 100 से भाग कर लीजिएगा, यही हो जाएगा। तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। वैसे इसमें भी कह रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलने पर, तो प्रतिशत बदलना है तो क्या करेंगे? 0.085, इसमें हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना? 0.8 5 और 2 जीरो और हो जाएगा। तो कितना कई अंक पे दशमलव? 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव, इतना 8.5% हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 8.5% आ जाएगा। ठीक, 8.5%। 100 से गुणा 100 से भाग कर देंगे, तो ये 100 का गुणा किया जाता है, और ये जो नीचे भाग बटा 100 होता है ना, ये प्रतिशत का सिंबल लाने के लिए होता है। ये प्रतिशत का सिंबल लाया गया है। 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से ये जो बटा 100 है, जैसे 5 को प्रतिशत बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से
गुणा और 100 से भाग करेंगे तो ये 100 पंचे 500, 500 प्रतिशत हो गया। ठीक है ना। अब ये पूछेंगे ये 100 कहाँ गया, तो ये 100 जो ये प्रतिशत का चिन्ह लगाए हैं यहीं से ये आ गया है, तो इसका आंसर 8.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर। कौन सा, 12 नंबर। आइए नीचे है प्रश्न 12 नंबर, ये है। अब हम आ गए लघु उत्तरी के प्रश्न। और लघु उत्तरी में प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के। चलिए, अब देखिए कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है, तो इसमें केवल कोण ही नहीं बनाना होगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो इसकी रचना भी करनी होगी। और रचना बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे वैसे ही लिख दीजिएगा, वही उसकी रचना हो जाएगी। जैसे 12 नंबर है, हम यहाँ करते हैं 12 नंबर सवाल। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमने एक सीधी रेखा खींचा जिसका नामकरण किया ए और पी। ठीक है, ए को बिंदु हमने माना, ए को बिंदु माना, और कोई भी एक चाप लेकर के रेखा ए बी पर इस तरीके से चाप खींचा जो कि हमारा रेखा ए बी के बिंदु सी पर काटती है, चाप सी पर काटती है। अब उसी चाप के द्वारा हम एक बिंदु सी को बिंदु मानते हैं और वहां से एक चाप लगाते हैं। जो चाप चाप जो ये वाला चाप है वही चाप रहेगा, चाप को बदलना नहीं है। तो यहां से एक चाप काट दिए, फिर उसी चाप से फिर एक हम यहाँ पे चाप काट दिए। अब यहां से हम इसके ऊपर चाप काट देंगे और यहां से भी हम इसके ऊपर चाप काट देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो जहां पे काटते हैं ये ए बी सी, इसका नामकरण बिंदु डी हो गया, ये ई हो गया, और ये जो दोनों चाप काटते हैं इसको हम सीधा ले आके यहाँ पे मिला देंगे और 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जो ये बिंदु होगा इसको बोलेंगे हम एफ, बोलेंगे क्या बोलेंगे, यफ, बिंदु यफ है। ठीक है, इस प्रकार ये 90 अंश का कोण बन गया। कितने अंश का बन गया, 90 अंश का। तो जैसे जैसे आप खींचे हैं, जैसे जैसे जो प्रोसीजर आप इसमें किए हैं, जो प्रक्रिया अपनाए हैं, उसी वही चीज को आप अपनी कॉपी में रचना में लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा रचना, और रचना कर दीजिएगा। वही लिखिएगा कि सर्वप्रथम हमने एक रेखा एक रेखा ए व बी खींचा। फिर 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 ए को बिंदु मानकर एक बिना एक मानकर आवश्यकता अनुसार एक चाप लिया, मानकर आवश्यकता अनुसार एक चाप लिया। ठीक, एक क्या कर लिया, चाप लिया, जो रेखा ए बी पर बिंदु सी काटती है, रेखा ए बी पर काटती है जिसका नाम है बिंदु सी रखा। जो रेखा ए बी पर काटती है, रेखा ए बी पर काटती है, उसे एक मिनट थोड़ा सा लैंग्वेज सही कर लीजिए। जो लिया जो रेखा ए बी पर बिंदु सी पर काटती है, बिंदु सी पर काटती है। ठीक है, अब उसी चाप से बिंदु सी उसी चाप से सी को बिंदु मान करके एक चाप लगाया जो बिंदु डी पर काटती है, फिर डी को बिंदु मानकर एक चाप लगाया आगे
चाप लगाया जो बिंदु ई पर काटती है। अब पुनः बिंदु ई से चाप एक काटा और बिंदु डी से एक चाप काटा जो बिंदु एफ पर मिलती है। अब इसको हमने मिला दिया, एफ को ए से मिला दिया, एक सीधी रेखा से मिला दिया जो 90 अंश का कोण बन गया। या बिंदु एफ बिंदु एफ को बिंदु ए से मिला दिया जो कि 90 डिग्री का कोण बना। बस इसी तरीके से लिख लेना है। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर प्रश्न का, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। देखिए हमने बताया ये बार बार सवाल आता है, हमेशा हर बार सवाल आता है और ये 2 नंबर का प्रश्न रहता है। तो इसमें गुलाब 30 है, गेंदा 25 है, जूही 10 है, डहलिया 11 है। ये गलत दिया है, डहलिया 11 नहीं, डहलिया 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि पैमाना नहीं बैठेगा। अगर 11 में आ जाएगा, कोई चीज विषम में आ जाएगा तो उसका पैमाना नहीं बैठ पाएगा। और रजनीगंधा 15 है और यहाँ पे ये इन्होंने महोदय छोड़ रखे हैं, ये 45 के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, 45 के लिए यहाँ कुछ नाम होना चाहिए। तो आप जैसे पिछला सवाल लगाए हैं, प्रीवियस 2016 में प्रश्न पत्र में आया हुआ है, उसी तरीके से ये भी होगा। बस इसमें ये मानना होगा कि 10 पौधा बराबर 10 नहीं, 10 नहीं 5 मानिए, क्योंकि 10 मानेंगे तो सही नहीं होगा। सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 से जब भाग 25 में देंगे आप ना, तो वो पॉइंट में आ जाएगा। इसमें जब 10 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए मानेंगे 5 पौधा बराबर क्या, एक फूल, है ना। 5 पौधा बराबर एक फूल। अब बताइए इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6, 6 फूल बना दीजिएगा। इसमें 5 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कोई फूल रहा होगा, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे फूल रहा होगा जो कि छूट गया है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 6 फूल बना देना है। लिखेंगे गुलाब, क्या लिखेंगे, गुलाब। और गुलाब के बाद कितने फूल बनाना है, 6 फूल। कितना, इसी तरीके से 6 फूल बना देना है। गेंदा का 5 फूल लिखेंगे, गेंदा, गेंदा का 5 फूल बना दीजिएगा। जूही, जूही का 2 फूल बना दीजिएगा। डहलिया का 2 फूल बना दीजिएगा। रजनीगंधा का 3 बना दीजिएगा। और एक और कोई इसका नाम का होगा, मान लीजिए कमल है, ठीक है, कोई भी होगा, कमल है तो कमल के कितने फूल बना देंगे आप, 9 फूल बना देंगे। वही उसका पिक्टोग्राफ हो गया। अगर जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पिक्टोग्राफ, पाईग्राफ, इन सबका अलग से एक क्लास लिया गया है, आप जाकर के उसको देख लीजिए। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां पे कई सवालों का समावेश दिया गया है कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, कौन कौन सवाल आए हुए हैं, और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप वहां पे देख सकते हैं। और कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एक वीडियो से 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के एक क्लास से अगर आपका 2 नंबर क्लियर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए 14 नंबर का रहा है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। तो व्यास से तो वृत्त खींचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसको व्यास से, वैसे व्यास से आप वृत्त नहीं खींच पाएंगे जब तक उसका त्रिज्या ना पता हो। तो अगर व्यास पता है तो त्रिज्या तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिज्या हमारे व्यास का आधा होती है। ठीक है, वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो हम चलिए सवाल को लगा लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा है, 14 नंबर है। 14 नंबर सवाल, व्यास कितना दिया है, व्यास इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। तो त्रिज्या बराबर हमारी क्या हो जाएगी, आपको पता है कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास के बटा 2 होता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो व्यास कितना दिया है दोस्तों, व्यास दिया है 7.2 सेंटीमीटर बटा 2। जब 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छंके 12। सेम सवाल यही पूछा है, 2016 में पूछा है। बस वहां त्रिज्या नहीं पूछा था, वहां केवल इतना कह रहा था कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचे, बस। वहां ये नहीं पूछा था कि 7.2 सेंटीमीटर का व्यास का एक वृत्त खींचे और इसकी त्रिज्या भी बताइए। जबकि त्रिज्या वहां भी निकालना पड़ेगा और त्रिज्या यहाँ भी निकालना पड़ेगा। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया। त्रिज्या जो पूछ रहा था वो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। अब हम 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। त्रिज्या का वृत्त,
तो आप गोला प्रकार लीजिएगा, उसमें पेंसिल भरिएगा और 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप लीजिएगा, अपने स्केल पे नाप लीजिएगा 3.6 जहां होगा, तो उसको नापने के बाद एक सेंटर पॉइंट से उसको रखिएगा और ऐसे पेंसिल इसको नचा दीजिएगा, ये बन जाएगा ना 3.6 सेंटीमीटर का, ये आपका बन गया। ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। अगर व्यास की बात करेंगे तो टोटल व्यास कितना हो जाएगा, टोटल 7.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। ठीक, यही आपसे पूछा था। एक तो ये हो गया आंसर आपका, और एक आंसर आपका ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आयत, आपको पता है कि आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अब ये बताइए, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है दो, दो गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 15 नंबर, आयत का परिमाप बराबर होगा क्या, टू लंबाई और प्लस क्या, चौड़ाई। ये होता है, तो दो इंटू लंबाई कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए इधर, लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 3 9, 9 दूनी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। क्या आया, ये 18 सेंटीमीटर परिमाप आया, क्या हो गया, परिमाप, पेरीमीटर, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक, ये आ गया परिमाप, इसका ये आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है ना, ये हुआ। बहुत आसान आसान सवाल है, बस आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, आपके 25 में 25 नंबर आसानी से आएंगे मैथ में। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा पूर्णांक आपको दिला देगा, और बहुत सारे बच्चे हमारे 25 में 25 लाएंगे, मुझे पता है अच्छे तरीके से। जो हमारे बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो 25 में 25 लाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं सवाल का स्तर क्या है। और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे वैसे भी सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जब वो सेकंड या थर्ड पहुंचते हैं तो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं। वो चीजों को जान जाते हैं कि अरे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इतना पढ़ेंगे हो जाएगा, लेकिन उसी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे 25 में 25 नंबर लाएंगे। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, कपड़े की 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। देखिए, आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं पकड़ने का। जब बड़ी से बड़ी कहे ना, तो वहां पे बड़ी से बड़ी के कंडीशन में यहाँ पे हमेशा क्या निकाला जाता है, म स निकाला जाता है। बड़ी से बड़ी कहने पे आंसर छोटा आता है, और जब छोटी से छोटी कहता तब क्या निकालते, तब ल स निकालते, और ल स में आंसर बड़ा वाला आता है, बड़ा आंसर होता है। अभी हम आपको जब लगाएंगे सवाल तो आपको दिख जाएगा कि इसका कितना छोटा आंसर होगा, यानी कितना छोटा फीता रहेगा। जबकि वही पूछा है, वही कि बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा फीता जो रहेगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, उसी से हम सारे नाप लेंगे। तो चलिए इसका हम तीनों का म सा निकाल लेते हैं, 125, 220, 275, 125, 220, 17, 16 नंबर, 125, 125, 220 और 275 है शायद, हाँ 275, 200 कितना है, 275 है, तो 125। अब काटिए 25, 125, 50, 25 पंचे 125, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचे 25 पंचे 125, 11 दूना 22, यानी कितना हो जाएगा,
11 इंटू 20, तो 5 चौके 20 होगा, यानी 2 दूनी 4 5 6 20 उड़ते 11, यानी हो जाएगा कितना, 5 लिख लेंगे इंटू, क्या हो जाएगा, 2 लिखिए इंटू 2 लिखिए, या ऐसे सीक्वेंस सही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 5 6 20, 11, 20 11 में 220। अब हुआ क्या, 275, 275, 5 5 6 25, 5 5 6 25, जहाँ 25 25 दो 27, ये हो गया, 11 5 6 55, यानी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25, 11 5 55, ठीक, ये हो गया। तो ऐसा करें, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। कैसे, इसके नीचे 1 लिख लीजिए, 1 इंटू, फिर यहाँ आप 5 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ भी 5 लिख लीजिए, और इंटू यहाँ क्या कर दीजिए, 11 कर दीजिए। अब इसका जब हम मसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका मसा जब निकालेंगे, तो मसा कितना होगा, मसा बराबर हो जाएगा कितना, मसा का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन आपका यही दिख रहा है, ये, ठीक, ये, तो तीनों में कॉमन कितना है, 5 है, यही तीनों में कॉमन होगा। तो बड़ी से बड़ी फीता कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी फीता जो हो जाएगी हमारी, फीता होगी 5, क्या मीटर सेंटीमीटर किसमें दिया हुआ है, 5 मीटर, 5 मीटर में, बड़ी से बड़ी फीता 5 मीटर में, ठीक। चलिए, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उसको देख लेते हैं। 17 नंबर, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, यानी 75% बच्चे पास होते हैं, क्या होते हैं, पास होते हैं, पास हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों, तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण अर्थात फेल हुए। कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 1500 है, उसमें से कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, 75%। अगर हम 1500 का 75% निकाल लें, तो पास होने की संख्या निकल जाएगी। जब पास होने की संख्या हमको पता हो जाएगी, और कुल परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या पता है, तो हम कुल परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या में पास होने वाले बच्चों की संख्या घटा देंगे, तो फेल की संख्या निकल जाएगी। चलिए, टोटल यानी कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे 1500 हैं, उत्तीर्ण यानी पास होने वाले बच्चे कितने हैं, पास होंगे, और पीछे से लिखते हैं, पास होने वाले पास होने वाले बच्चे, बच्चे बराबर कितने, 75%, ठीक। तो ये प्रतिशत में हो गया। अब हम बच्चों की संख्या सीधा निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1500 का जब हम 75% निकालेंगे,